1800 11 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, सीएनईबी बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं किमी बेदी। सोमवार को आम बजट पेश हो चुका है और इसका सीधा असर बाजार पर देखा गया। सोमवार को बाजार में गिरावट का दौर रहा, लेकिन आज बाजार तेजी के साथ खुले। बजट को लेकर प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी को काफी उम्मीदें लगाई हुई थी और कारोबारी जगत भी प्रणब के बजट पर नजर जमाए बैठा था, लेकिन बजट के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है। आज पोस्ट बजट में हम चर्चा करेंगे किसको क्या मिला और कितना मिला, कितना कारगर रहा 15वीं लोकसभा का पहला बजट। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप 5 पर। आने वाले दिनों में सरकार होम लोन के लिए किसी तरह के बदलाव की योजना पर काम नहीं कर रही है। आवास क्षेत्र के लिए 6.5% की दर से ऋण देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने राज्यसभा को बताया कि 2 रुपए से ऊपर ब्याज दर को बैंक खुद तय करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोलिक का मानना है कि G8 देशों के समूह को अभी मंदी से उबरने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक का अनुमान है कि चीन और भारत को छोड़कर विकासशील देश सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष 1.6% की कमी आएगी, जिसकी नौकरियों में और कमी होगी और गरीबी भी बढ़ेगी। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने फिएट कारों के लिए वाहन ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते कैनरा बैंक से गठबंधन किया है। कंपनी के ग्राहक वाहन की कीमत का 90% तक ऋण 7 वर्ष की अवधि तक के लिए हासिल कर सकते हैं। महिंद्रा सत्यम अब अपने शेयरों को जारी कर पाएगा। कंपनी कानून बोर्ड ने आज इसकी अनुमति महिंद्रा सत्यम को दे दी है। कंपनी इक्विटी शेयर जारी करने वाला है और सीएलबी ने अपने आदेश में कहा है कि बोर्ड को सांविधिक ऑडिट नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है, जिससे 2009-10 के लिए कंपनी की ऑडिट की जा सके। इंडिया यामा मोटर के वाहनों की बिक्री में जून में 84% की वृद्धि हुई है। यामा ने जून 2009 में 17,800 मोटरसाइकिलों की बिक्री की, जो जून 2008 में बिक्री 9,699 मोटरसाइकिलों की तुलना में 84% अधिक है। जून में खूब बिक्री हुई है गाड़ियों की और कंपनी का मानना है कि अच्छे उत्पादों पर ध्यान दिए जाने से यामा की गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। 6/2009 प्रणब मुखर्जी के पास 25 साल बाद एक बार फिर मौका था आम बजट पेश करने का। दादा ने बजट पेश किया, किसी को बहुत कुछ दिया तो किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला वो भी कुछ खास खुश नहीं हुए। पोस्ट बजट सेशन के तहत आज दोपहर वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों से बैठक की और उनके सवालों का जवाब देने के साथ बजट को लेकर अपनी भी कुछ बातें कही। बजट 2009-10 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बजट में की गई घोषणाओं पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने साफ तौर पर माना कि इस बजट को पेश करना कतई आसान नहीं था। वित्त मंत्री ने करंट फिस्कल डेफिसिट के 6.8% के स्तर को कम करके 2010-11 के लिए 5.5% और 2011-12 के लिए 4% करने का लक्ष्य रखा है। प्रणब ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जरूरत है और इसके लिए ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। प्रणब ने इस बात की भी तस्दीक की कि ग्लोबल स्लोडाउन का असर इस वित्तीय वर्ष में भी मौजूद रहेगा। वित्त मंत्री ने माना कि देश की विकास योजनाओं के मद पर खर्च बढ़ाना होगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता करने का सुझाव उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया। पीएसयू में हिस्सेदारी के मुद्दे पर प्रणब ने कहा कि सरकार पीएसयूज में विनिवेश करने के लिए बाध्य है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के मुद्दे पर प्रणब ने साफ साफ कहा कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होगा।
भले ही कुछ राज्य इसके लिए तैयार हों या ना हों। कुछ उद्यमियों के सवाल करने पर प्रणब दा ने दो टूक कहा कि बजट में विनिवेश का पूरा ब्यौरा देना संभव नहीं था। अंकुर तो CNEB। यूपीए सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला बजट पेश कर दिया है और 3 जुलाई को ममता दीदी ने रेल बजट पेश किया तो 6 जुलाई को प्रणब दा ने आम बजट। खास बात तो ये रही कि दोनों ही नेताओं को जरूरत से ज्यादा सामाजिक बताया गया। जहां एक ओर ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए सस्ते खाने और यात्रा का इंतजाम किया तो वहीं प्रणब दा ने आदर्श ग्राम योजना और अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त स्कीमें घोषित की। साथ ही बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आवंटन भी बढ़ाया गया है। देश के किसानों को खुश करने के लिए वित्त मंत्री ने खाद पर सीधी सब्सिडी किसानों को देने की बात कही है, लेकिन ये सब्सिडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसानों को कितना फायदा होगा, इसका कोई भी ब्यौरा नहीं है। साथ ही रियल एस्टेट और शेयर बाजार किसी तरह की कोई खास घोषणा ना करके वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इन दोनों सेक्टरों को काफी निराश भी किया है। आज प्रणब मुखर्जी ने उद्योग जगत के साथ मुलाकात की और अपनी बात सबके सामने रखी। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमान वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्रीराम जी, आपका स्वागत है CNEB पर। नमस्कार जी, जब उद्योगपतियों के साथ वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मुलाकात की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि विनिवेश की तमाम जो ब्यौरा है, तमाम जो जानकारी है वो बजट में पेश नहीं की जा सकती। ऐसे में आम जनता को कैसे पता चलेगा? देखिए, आप कब माल बेच रहे हैं, जो वैल्यूएबल माल है, जब मार्केट अच्छी होगी बेचा दाम मिलेगा जी। आज आपको बता देंगे सबको, तो उसका दाम कैसे अच्छा कल मिल सकता है आपको। तो वित्त मंत्री ने जो भी किया है वो सही किया है। और कोई भी वित्त मंत्री जो उन्होंने वर्ड यूज किया था फैमिली सिल्वर, जी जी, घर की जो बेसिक एसेट्स हैं उनको बेच रहे हैं तो सोच समझ के बेचेंगे ताकि उनका बढ़िया से बढ़िया मार्केट में दाम मिले और विनिवेश का टारगेट है वो पूरा हो। और वैसे भी 25,000 करोड़ का टारगेट इकोनॉमिक सर्वे में आया था, इसमें डिटेल नहीं दिए और ये डिटेल इसमें आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन कंपनियों में विनिवेश होना है उन कंपनीज की मैनेजमेंट प्लान करें कि हमारा मार्केट में क्या वैल्यू है, हम कब जाएंगे। और जब IPO आएगा या जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए शेयर आएगा तो कंपनियां जिस तरह प्राइवेट जाती हैं, सेबी में लिस्टेड कंपनियां ही जाएंगी बहरहाल, तो वो भी जाएंगी। और जिस तरह अब क्या जो प्राइवेट कंपनियां वो बताती हैं हमको 1 साल पहले कि भी हम IPO लाने वाले हैं जी, वो तो जब अपने कागज दाखिल करते हैं तब पब्लिक को पता लगता है। तो अगर प्राइवेट कंपनियां नहीं बताती हैं तो सरकार को भी तो अधिकार है ना कि जिस मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं बराबर का कंपटीशन हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही किया वित्त मंत्री ने कि अपना कैलेंडर थोड़ी ना बताना उन्होंने कि मैं कौन से महीने में क्या डिसइन्वेस्ट करूंगा, और उससे स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि राजकोषीय जो घाटा है उसे कम करने की बात की गई। अगर अभी हम प्रेजेंट ईयर का देखें तो 6.8% है और उसे जो घटा के जो है 5.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कुछ आप सुझा सकते हैं इसमें कि क्या उन्हें कदम बढ़ाने चाहिए इस दिशा में आगे? देखिए, 6.7% का जो डेफिसिट है वो काफी भारी है जी, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट जी, और करीब 4% से ऊपर प्रदेश सरकारों का कुल मिलाकर डेफिसिट है। तो आप पूरे देश की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो 10% से ऊपर डेफिसिट फाइनेंसिंग है, और ये एक सिग्नल है कि परचून की कीमतें बढ़ सकती हैं। और इस समय खुदरा कीमतें अगर 0% ग्रोथ पर हैं तो रिटेल कीमतें 10-11% पे बढ़ रही हैं जी। तो ये और भी बढ़ सकती हैं, और ये सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनकी ज्यादा कमाई होगी वो बढ़ती हुई कीमतें उसको खा जाएंगी। बिल्कुल, तो राजकोषीय जो घाटा है वो अपने आप में कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा विराम करते हैं। आप देखते रहिए CNEB बाजार। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। साल 2009-10 का बजट कई मायनों में खास रहा। आजादी के बाद ये पहला बजट रहा जिसमें 10,20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। इतना खर्चीला बजट होने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र रहे जिन्हें उम्मीद के मुताबिक धन मुहैया नहीं कराया गया। सरकार ने कई सेक्टरों को दिया तो ऐसे सेक्टर भी रहे जिन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी।
विद्युत क्षेत्र की ही बात करें तो साल 2008-9 के मुकाबले इसमें 160% ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2080 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लंबी दूरी की गैस लाइन पाइप बिछाने का भी खाका तैयार किया गया है ताकि गैस का परिवहन आसान हो सके। रेलवे के विकास के लिए 15,800 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। हाईवे प्रोजेक्ट को धन मुहैया कराया गया है। इसमें 23% की सीधी वृद्धि की गई है। दलितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए सरकार ने दिल खोलकर आवंटन किया है। There are about 44,000 villages in which the population of the scheduled caste is above 50%. A new scheme called Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana is being launched this year on a pilot basis for the integrated development of 1,000 such villages. I propose an allocation of rupees 100 crore for this scheme. मंदी की वजह से घाटे में चल रहे निर्यात क्षेत्र को सरकार से राहत मिली। पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने के लिए एक विशेष टीम का गठन करने की बात कही गई, जबकि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1740 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। The outlay of the Ministry of Minority Affairs has been enhanced from rupees 1,000 crore in BE 2008-9 to rupees 1,740 crore for 2009-10. Allocations have also been made for the new scheme of National Fellowship for students from the minority community and grants in aid to the Central Waqf Council for computerization of records of the Waqf Board. एक नजर से लगता है कि सरकार ने हर सेक्टर को मदद दी है, पर कुछ एक सेक्टरों पर नजर डाले तो सरकार का रवैया नकारात्मक ही रहा, जैसा कि रियल एस्टेट सेक्टर और शेयर बाजार की आशाओं पर बजट ने सीधे सीधे पानी फेर दिया। सुधीर कुमार, CNEB। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्रीराम खन्ना जी हैं। खन्ना जी, अब खर्चीला बजट है, सबसे ज्यादा खर्चीला बजट आया, लेकिन कहीं पर खुशी दिखाई दे रही है तो कहीं पूरी तरह से गम के बादल दिखाई दे रहे हैं। रियल एस्टेट खासतौर पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन वो अछूता रह गया। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम तो है, क्योंकि वित्त मंत्री हर एक को वो चीज नहीं दे सकते जो लोग उम्मीद करते हैं, और खासकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, रियल एस्टेट वालों ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी, और इनको लगता था कि पूरे 5 साल में जो ये करने वाले हैं वो एक ही दिन में हो जाएगा। ये उनका गलत अनुमान था। तो खासकर रियल एस्टेट वालों को तो एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई आप अपने दाम करो नीचे, लोग अपने आप घर खरीदेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि नैनो प्राइसेस जब तक नहीं होंगे, नैनो प्राइस का मतलब कम दाम, और बैंक वालों इंटरेस्ट रेट नहीं लाएंगे, तब तक ये ग्राहक गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डोमेस्टिक अप्लायंसेज हो, चाहे घर हो रियल एस्टेट वाले। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट और बाकी सेक्टर्स जिनमें मंदी है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग, क्वालिटी हाउसिंग और लो कॉस्ट हाउसिंग, जिसको नैनो प्राइस मैं कहता हूं, जिस तरह टाटा की लखटकिया कार है, तो 5 लाख टकिया मकान भी यदि आ जावे या 10 लाख टकिया मकान भी आ जावे, तो जिस तरह भागेंगे लोग, जैसे कि, और उसमें ये जरूर है कि जिनको आदत है 20, 25, 30, 40% मुनाफा कमाने की, उनका मुनाफा 5-10% हो जाएगा। तो रियल एस्टेट के मालिकों का जो थोड़ा मुनाफा घटेगा, लेकिन उन्हें जरूरत है कम, उनका मार्जिन घटेगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां 10 बेचते थे वहां 100 बेचेंगे जी, तो टोटल मुनाफा उनका बढ़ेगा। पर उनकी जो सोच है कि एक ही ग्राहक से मैक्सिमम पैसा निकाल लें, ये सोच ये बदलनी होगी थोड़ी सी। ये इस सोच से अपने पैर पे स्वयं खिलाड़ी मार रहे हो। और जब तक वो नैनो प्राइस की तरफ नहीं जाएंगे, छोटे फ्लैट, सस्ते फ्लैट, हाउसिंग लोन्स के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। स्टेट बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, वित्त मंत्री की जरूरत नहीं थी उनको अनाउंस करने में, और दूसरा बैंक भी तैयार है देने के लिए। दाम तो नीचे लाए हैं, वो नहीं लाए हैं, इसलिए वित्त मंत्री का मैसेज उनके लिए है कि तुम पहले सुधरो, फिर तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल। तो इस बार प्रणब दा के पिटारे से निकली बजट घोषणाओं को एक आम आदमी का बजट माना जा रहा है, लेकिन कई उद्योगपति हैं जो बजट से संतुष्ट नहीं दिखे। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता मानवी मिश्रा ने अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राकेश वैद्य से खास बातचीत की। आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट में हमको कुछ इतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी, पर हमारी जो कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो एज ए मैटर सब पोस्ट बजट के हैं। पोस्ट बजट में हम ड्रॉबैक की बात करेंगे सरकार से, जो हमको ठीक मिलना चाहिए।
और दूसरा हम बात करेंगे एग्जिम पॉलिसी के अंदर, उसको गवर्नमेंट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट फोकस स्कीम में हमको 2% मिलता है स्क्रिप्ट, जो हम चाहेंगे अब 5% पे लेके जाएं सरकार, जो हालात बड़े खराब हैं इस समय हमारा कॉम्पिटिटिव एज चुका हुआ है, और स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए इमीडिएटली। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर को इतना कुछ नहीं मिला जितना कि बजट से उम्मीदें थी। देखिए, पोस्ट बजट में एक बात हमें माननी पड़ेगी कि सरकार के पास ऑप्शंस बड़ी कम थी। हम जैसे जैसे बजट की डिटेल्स आ रही हैं तो हमें भी लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास बड़ी टाइट रोप थी। 6.4% फिस्कल डेफिसिट, बहुत बड़ा डेफिसिट है, पर अंदर सरकार को कुछ थोड़ा सा फेर बदल करके कुछ पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, जिससे ये जो रोजगार देने वाले इंडस्ट्रीज हैं जिन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, इनको एक स्टिमुलेट, इनको हरकत में लाना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक सर्वे में जब संसद में जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था तो उसमें विनिवेश के बारे में काफी बातें कही गई थी? फिस्कल डेफिसिट, तो डिसइन्वेस्टमेंट की परसेंटेज हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार बढ़ाएगी। जहां तक हम लोगों की बात है, हम एसएमईज की बात है, हमें लगता है कि सरकार ने एक रोड मैप जरूर इशू दिखाया हमको डेवलपमेंट का, और ये जो पोस्ट बजट कंसल्टेशन है ये बहुत हमारे लिए अहम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उद्योग जगत में भी मिली जुली सी एक प्रतिक्रिया देखने को हमने सुना इन्हें मिस्टर खन्ना की किस तरह से इन्होंने ये कहा कि सरकार के पास ऑप्शन कम थे, दूसरा अपनी जो नाराजगी है वो भी जाहिर कर रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वैद साहब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रिप्रेजेंट करते हैं, जो हिंदुस्तान से बने बनाए कपड़े निर्यात होते हैं, वोवन और निटेड, उनके निर्यातकों की ये संस्था, और मैं मानता हूं कि करीब 1000 निर्यातक 90% देश का निर्यात करते हैं। और इन्होंने जो बातें कही हैं वो बजट से रिलेटेड नहीं है, वो कस्टम्स ड्यूटीज, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, इंपोर्ट लाइसेंसेस, एग्जिम पॉलिसी से रिलेटेड है। तो मैं जरूर ये समझता हूं कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस समय मंदी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के में है, और ज्यादातर माल इनके जो निर्यातक हैं अमेरिका और OECD मार्केट्स में बेचते हैं, तो उन पे मंदी का असर है। परंतु ये भी नहीं है कि भाई हमारा काम बिल्कुल रुक गया है, क्योंकि सस्ते दामों वाले सिले सिलाए कपड़ों की अभी भी मांग बहुत है। क्योंकि यूरोप में ये देखा गया है, अमेरिका में जब मंदी आती है तो इंपोर्ट बंद नहीं होता, इंपोर्ट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सस्ता इंपोर्ट किया जाता है और महंगा माल जो डोमेस्टिकली है वो लोग खरीदते नहीं है। तो इसका मतलब है कि सस्ते सिले सिलाए कपड़ों की डिमांड अमेरिका और यूरोप में जो बढ़ रही है मंदी के दौरान, उसको हम क्यों नहीं कैटर कर पा रहे हैं। और मेरा भी कहना होगा कि अगर वैद साहब की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके मेंबर्स को कोई तकलीफ है एग्जिम पॉलिसी में, ड्यूटी ड्रॉबैक में, इंपोर्ट लाइसेंसिंग में, जो ये तो एक अलग बात है। एक आपसे एक मोटे तौर पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, उद्योग जगत के लिए आप संतुष्ट हैं इस बजट से? देखिए, बहुत से उद्योगपति जो हैं वो रोकड़ा देख रहे हैं कि भैया मुझे अगले हफ्ते क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, मुनाफा तो वो अगले हफ्ते वाला कहानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी की बजट है। इसमें आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, दाम घटा के बढ़िया मार्केट में देना पड़ेगा, कंज्यूमर खरीदेगा, आपका रोकड़ा आएगा और आप मुनाफा कमाएंगे एक साल में, एक दिन में नहीं कमा पाएंगे आप। और ये इसमें आप जब तक आम आदमी की सेवा नहीं करेंगे, अपने दाम कम नहीं लाएंगे और कंपटीशन में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एट नैनो प्राइसेस जब तक आप नहीं देंगे, तब तक उपभोक्ता आपकी तरफ नहीं जाएगा। और जो कंपनी करेगी वो कंपनी का दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की आप देख सकते हैं। और ये मेरा मानना है, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे अपने देश में मैक्सिमम सेल जो है तो श्राद्ध के बाद होती है। कम दामों में ज्यादा अच्छी अगर क्वालिटी दी जाएगी तो जरूर लोग खरीदेंगे और इससे मुनाफा अल्टीमेटली जो मिलेगा वो उद्योगपतियों को ही मिलेगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए CNBC बाजार। जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया तो बहुत सी आशाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, पर सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नई पहल करते हुए बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक।
जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया तो बहुत सी आशाएं उनके साथ जुड़ी हुई थीं, पर सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थीं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कह दिया था कि देश को 9% की विकास दर हासिल करनी होगी और विकास के एजेंडे को मजबूत बनाना होगा। इस बार प्रणब दा ने एक नई शुरुआत की। बजट को अंतिम रूप देने से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार के लिए चुनौती सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि राजकोषीय घाटे को कम करने की भी है। राजकोषीय घाटा 2007-8 में 2.7% से बढ़कर 6.8% हो गया है, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगता है कि प्रणब दा का काम काबिले तारीफ है। The finance minister has done a commendable job in reconciling the short-term requirements of economy to provide a stimulus to the growth process and simultaneously to ensure that we recapture the rhythm of the accelerated growth process despite the recessionary tendencies in the world economy. राजकोषीय घाटे पर ज्यादा असर है, इसलिए टैक्स स्लैब में सिर्फ 10,000 की मामूली छूट दी गई, पर नरेगा, बिजली, किसानों और कॉमनवेल्थ में सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया है, जिससे घाटे में कमी आना दूर की कौड़ी लगती है। विपक्षी दलों ने भी इस बजट को खारिज कर दिया। इस बजट का विरोध करते हैं और मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि जिस प्रकार से बिहार की उपेक्षा की गई है, इसका कहीं न परिमार्जन करें और बिहार के जो सांसद हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस सवाल को जमकर संसद में उठावें और एनडीए के 32 सांसद बिहार के हैं, वो इस सवाल पर चुप नहीं रहेंगे और संसद के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बिहार को न्याय मिलना चाहिए, हम इसकी मांग करेंगे। साल 2008-9 की भेंट चढ़ गया, पर आने वाले दिनों में देश 9% की विकास दर हासिल कर ले और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाया जा सके तो अगला बजट आम आदमी का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। और दो चीज़ें देखने वाली हैं इसमें। अगर हम बात करें होटल की, तो होटल सेक्टर जो था उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं रखा गया और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में गिना जाएगा। इस तरह की पेशकश की गई है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, इस समय होटल सेक्टर मंदी की मार इसलिए झेल रहा है क्योंकि ज़्यादातर उसमें ऑक्यूपेंसी इनकमिंग फॉरेन टूरिस्ट की है और टूरिस्ट अराइवल कम हो चुके हैं क्योंकि यूरोप और OECD देशों के दूसरे जो लोग हैं वो डिस्क्रिशनरी इनकम स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, बाहर छुट्टियों पे कम जा रहे हैं क्योंकि खर्चा वो भी बचा रहे हैं। तो इसलिए जो होटल की ऑक्यूपेंसी है, जो हमारे देश में ज्यादातर होटल तो 4-5 सितारा होटल हैं और बहुत महंगे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो होटल का दाम है वो बैंकॉक के होटल के दाम से 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं भी उनको यही कहूंगा कि भाई जो दाम आपने बढ़ाए हुए हैं, जो दाम आपने बढ़ाए हुए हैं, आप वित्त मंत्री से जरूर मांग रहे हैं। आज जब इनका दोपहर को मीटिंग हुआ दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ, तो होटल इंडस्ट्री की तरफ से बहुत जोर से आवाज उठाई गई। तो दाम ही घटाने पड़ेंगे। और जो हेल्थ सेक्टर की बात आई, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर उसे गिना जाएगा, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर से क्या होगा कि जो इसका मतलब यह है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन दे रही हैं हेल्थ एंटरप्राइजेस को, जो नए लेबोरेटरीज या नए हॉस्पिटल्स सेटअप हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सहूलियत मिलेगी। तो ये स्वागत योग्य है क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरी देश की हेल्थ व्यवस्था का इंतजाम करे। प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा और वो आ चुका है और वहां भी आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं, तमाम उद्योगपति हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्हें इस मंदी के दौर में लड़ना है। तो इकट्ठा ना भी हो जी, परंतु जब तक वो आम आदमी का ध्यान नहीं करेंगे और अपने दाम बिल्कुल नैनो प्राइसेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे और अपने सिंपलर मॉडल्स, सिंपलर सर्विसेज सस्ते दाम पे ज्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं कराएंगे, तब तक उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जिन क्षेत्रों में टाटा का उदाहरण आपके सामने है और कई होटल क्षेत्रों में भी चेंज आ रही हैं, तमाम उदाहरण साथ मौजूद हैं और इसी तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे तभी उन्हें फायदा मिल सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल CNEB बाजार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मार्केट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।